मेरे यह कहते हैं कि घर में एक नया मेहमान आने वाला है। मेरे पति ने मुझे जिस गुस्से व आश्चर्य से देखा उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। हम उसका क्या करेंगे? उन्होंने पूछा। मुझे नहीं मालूम, मैंने कहा। मुझे इनसे किसी ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी, इसलिए मुझे कुछ गुस्सा सा भी आ गया था और मैंने उसी लहजे में उनसे पूछ डाला, और सब बच्चों का क्या करते हैं? उन्हें खिला पिला कर पाल पोस कर बड़ा ही करते हैं ना। मगर जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, मेरे पति ने देश की खराब आर्थिक स्थिति पर एक लंबा भाषण मुझे सुना डाला और यह समझने की कोशिश की कि जब उज्जवल भविष्य के अवसर न हो तो बच्चे पैदा करना एक अपराध है। उन्होंने मुझे राहुल गांधी के 2-4 भाषण दिखा डाले जिसमें उन्होंने बेरोजगारी की बात की, उन खबरों को दिखा डाला जिनमें सिपाही और पटवारी की सैकड़ों की नौकरियों के 20-30 लाख कैंडिडेट बैठे थे। 2 घंटे बाद जब मेरे पति ने दफ्तर से फ़ोन किया तो मैंने सोचा कि वे परिवार नियोजन के विशेषज्ञ से बातचीत करके कुछ नई बात बताने वाले होंगे, लेकिन फ़ोन पर उन्होंने जिस लहजे में बात की वह बिल्कुल भिन्न था। अपने दफ्तर में कोई भारी चीज़ मत उठाना या खिसकाना नहीं नहीं, उन्होंने बड़े प्यार भरे स्वर में कहा। तुम्हें इस दौर में कोई अधिक थकाने वाला काम भी नहीं करना चाहिए। इसमें पहले 3 महीने बहुत नाजुक होते हैं। जब तक मैं डॉक्टर से सलाह लेकर यह बता न दूं कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तब तक तुम चुपचाप काम करते रहो। तुम ऐसी हो ही कि कोई न कोई गड़बड़ी कर बैठोगी और सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मेरा काम एक सेल्स रूम में काउंटर पर बैठने का काफ़ी हिलाना डुलने वाला होता था। धन्यवाद, मैंने मन ही मन प्रसन्न होते हुए कुछ व्यंग से कहा, लेकिन मेरे व्यंग को वे समझ नहीं सके। मैंने एक बहुत ज़रूरी पैकेट ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, तुम शाम को डिलीवरी ले लेना, वे बोले। ज़रूरी पैकेट में खुशी से बावली हो उठी और बोली, ज़रूर 4 दिन पहले जो ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई थी उसे ही तुमने खरीदा होगा। ओह, तुम कितने अच्छे हो। तुम तो बिल्कुल बावली हो। मैंने गाजर ऑर्डर किए हैं, मेरे पति ने धीमे से कहा। गाजर? मैंने आश्चर्य से दोहराया। मैं सोचने लगी कि मेरे पति की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, उधर से जवाब आया। हम दोनों चश्मा पहनते हैं क्योंकि हमारी नज़र कमज़ोर है। तुम यह कभी नहीं चाहोगे कि हमारे बच्चे भी नज़र कमज़ोर हो। आज से तुम खाने के साथ कच्ची गाजर खाओगे। गाजर में ऐसे विटामिन होते हैं जो आँखों की रोशनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। उसी दिन से मैंने गाजर खाना शुरू कर दिया और खाते खाते ऊब गई। मेरी कलीग्स ने यह कहकर मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि मैं अधिक गाजर खाती हूँ, इसलिए उनकी कीमत बढ़ गई है। सच जानिए, उस साल गाजर की कीमत बहुत बढ़ गई थी। मैं टिफ़िन में गाजर का सलाद, गाजर के पराठे और गाजर का हलवा लाने लगी। जब मेरे कलीग्स को पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो सभी ने आकर तरह तरह की सलाहें दी। जल्द ही मेरे मोबाइल पर प्रसिद्ध कवियों, राजनेताओं, धर्म गुरुओं आदि की बातों और तस्वीरों का एक अंबार लग गया और मुझे यह कहा गया कि उन्हें मैं सोने से पहले ज़रूर देखूं। मुझसे कहा गया कि फिर सुबह आँख खुलते भी रोज़ उन तस्वीरों को देखूं। तब मेरा बच्चा उनकी तरह ही गुणवान होगा। एक शाम मेरी एक सहेली आई। उसने भी कुछ और तस्वीरें कमरे में टांग दी। हमारे 2 रूम सेट में बेबी रूम की जगह तो नहीं थी, तो हमारा अपना बेडरूम बेबी रूम सा दिखने लगा। मेरे पति इसे लेकर मुझसे रोज़ मजाक करने लगे। इन सभी लोगों के गुण बच्चे में आ जाए तब तो बहुत ही अच्छा है, पर अगर कहीं बच्चे की शक्ल इन बढ़ते लोगों की तरह हो गई तो क्या क्या होगा? फिर तो सब पुरुषों की तस्वीरें हैं। यदि तुम्हारी पहली संतान लड़की हुई तो क्या तुम उसे गांधी की तरह पोपले मुंह वाली देखना चाहोगी? उनकी बात मुझे तर्कसंगत लगी और मैंने तुरंत सारी तस्वीरें उस कमरे से हटा दी, मोबाइल से भी डिलीट कर डाली। मेरे पति ने समझाया, तुम इन लोगों की अच्छाइयों के बारे में दिन में एक बार सोचो ज़रूर। सबसे अच्छा तरीका तो यह होगा कि देखो तो अच्छे अच्छे बच्चों की तस्वीरें और सोचो इन महापुरुषों के गुणों के बारे में। कुछ दिनों बाद मेरी एक घनिष्ठ धर्म भीरू सहेली ने गीता की एक पीडीएफ मुझे भेंट की और बोली, हर रात सोने से पहले इसका एक पृष्ठ पढ़ना, इससे तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी और तुम्हारे बच्चे का शारीरिक विकास भी होगा। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि यह तो चचेरे भाइयों के समक्ष युद्ध की बातें हैं और अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। हाय, क्या मेरा बच्चा रथ पर चढ़कर तीरों की बारिश करेगा? डर के मारे मैंने पीडीएफ फाइल तुरंत बंद कर दी।
उसके जाने के कुछ देर बाद एक और सहेली आई। वह मेरे लिए कुरान लेकर आई थी। उसने बताया कि यह प्रति 1000 यात्रा पर जाने वालों के लिए विशेष रूप से प्रकाशित की गई है। मुझे हर रात सोने से पहले उसका एक पृष्ठ पढ़ना चाहिए ताकि होने वाला बच्चा कुरान में वर्णित गुणों से युक्त हो। मैं प्रभावित हुई पर उसे भी कोने में साथ रख दिया। कुछ दिनों बाद मैं अपनी एक पुरानी स्कूल अध्यापिका से मिलने गई। उन्होंने रात में पढ़ने के लिए बाइबिल दी। मैंने उन्हें गीता और कुरान के बारे में बताया और कहा कि मैं रात में सोने से पहले तीनों पुस्तकों का एक एक पृष्ठ पढ़ूंगी। मैंने सोचा कि आधुनिक युग की एक महिला द्वारा धर्म में इतनी रुचि दिखाने से मेरी अध्यापिका खुश होंगी, लेकिन उन्होंने मेरी ओर कुछ परेशान नज़रों से देखा। बोली, मैं तुम्हें धर्म पर इतनी पुस्तकें पढ़ने की सलाह नहीं दूंगी। ऐसा न हो कि तुम्हारा बच्चा या बच्ची जो भी हो इतना धार्मिक बन जाए कि इस संसार में उसकी कोई रुचि ही न रहे। ऐसी हालत में तुम्हें दुख होगा। मैं स्वयं ऐसे दौर में फंस चुकी हूँ। मेरी बड़ी लड़की की गृहस्थ में कोई रुचि ही नहीं है। उसे सब कुछ जंजाल नज़र आता है। उसका पति उससे परेशान है। एक शाम हम लोग घूमने जा रहे थे कि किताबों की एक दुकान दिख गई। मेरे पति को एक पुस्तक नज़र आई। उसका शीर्षक था गर्भावस्था में सुंदर कैसे दिखे। तभी मेरे पति बोले, तुम्हें यह ज़रूर पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा, मैं भी यह जानना चाहता हूँ कि एक गर्भवती महिला 3-4 महीने बाद सुंदर कैसे दिख सकती है। मैं बोली, फिर खरीद लीजिए। मगर मेरे पति कुछ झिझकते हुए बोले, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। दुकानदार समझेगा कि मैं बाप बनने वाला हूँ। लेकिन आप बाप तो बनने वाले हैं, मैंने उनसे कहा। मैं जानता हूँ, लेकिन जब लोगों को पता चल जाता है कि कोई बाप बनने वाला है तो वे उसे अजीब नज़रों से देखते हैं। क्या तुम नहीं देखती कि जब तुम मेरे साथ चलती हो तो लोग मुझे किस तरह घूरते हैं? लोग मुझे घूरते हैं, तुम्हें नहीं। इसके लिए तो मुझको झिझक होनी चाहिए, मैंने अपने पति से बोला। तभी मेरे पति ने ज़ोर से चिल्लाकर कहा, अच्छा, अगर तुम्हें अपने शरीर के अजीब आकार को लेकर कोई संकोच नहीं है तो तुम खुद जाकर क्यों नहीं खरीद लेती? मगर मैं भी ऐसा करने में कुछ झिझक रही थी। आखिर वही दुकान में गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर स्पार्क की पुस्तक बेबी एंड चाइल्ड केयर, शिशु और उसकी देखभाल पुस्तक लेकर आ गए। मैंने आश्चर्य से किताब को देखा और पूछा, यह क्यों लाए हो? दुकानदार कुछ लड़कियों से घिरा हुआ था। गर्भावस्था में सुंदर कैसे दिखे, बड़ा अजीब सा शीर्षक है, इसलिए मैंने वह ना मांग कर यही ले ली। हमें इसकी भी तो ज़रूरत पड़ेगी, उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा। लेकिन मैं तो गर्भावस्था में सुंदर कैसे दिखे खरीदना चाहती हूँ। मैं कुछ ज़ोर से बोली, यदि आप नहीं ला सकते तो आइए हम दोनों अंदर चले। मैं दुकान के एक कर्मचारी के पास जा पहुँची जो कोने में खड़ा था। मुझे वह पुस्तक चाहिए, मैंने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा। अरे वह, उसने कहा, और फिर इतनी ज़ोर से शीर्षक पढ़ा कि दुकान में मौजूद हर आदमी मुड़कर हमें देखने लगा। मैंने पुस्तक लेकर उसकी कीमत चुकाई और इस तरह बाहर आ गई जैसे मैं इन बातों की परवाह नहीं करती। लेकिन सच यह है कि मैं यह ज़रूर सोच रही थी कि मेरा बस चलता तो दुकान के उस कर्मचारी को तत्काल नौकरी से निकाल देती। एक शाम हम लोग संगीत सुन रहे थे। मेरे पति ने अचानक कहा, हमारे यहाँ बेटा होगा। तभी मैं झट से बोली, नहीं, मुझे तो लड़की ही चाहिए। मेरे पति भी बोले, हाँ, मुझे भी एक्चुअली लड़की ही चाहिए। वह मेरे लिए हर 2 घंटे बाद चाय बनाएगी। इतने स्वार्थी ना बनिए, मैंने तुरंत जवाब दिया, हमारे यहाँ लड़का होगा। नहीं होगा, उन्होंने कहा, हमारी खूबसूरत सी लड़की होगी जिसके साथ हम लोग खूब खेलेंगे। इस घर को घर बनाने के लिए एक प्यारी सी लड़की का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन तभी मैं रुक गई और मुस्कुराने लगी, क्योंकि मुझे अचानक याद आया कि क्या वे अपना वह लंबा चौड़ा भाषण
भूल गए कि हर नया बच्चा देश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ होता है। धन्यवाद।